खबर के साथ सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में हुई यूपी बीजेपी संगठन की मीटिंग। बीएल संतोष से स्वतंत्र देव सिंह की चर्चा हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ भी चर्चा हुई है। युवा मोर्चा, महिला मोर्चा के पद भरने पर सहमति बनी हुई है। संगठन के विस्तार को लेकर भी सहमति बनी है। जिला प्रभारी को जिलों में ज्यादा वक्त देने के निर्देश भी इस बैठक के दौरान दिए गए हैं। लोगों तक सरकार की उपलब्धियां पहुंचाएं, ये निर्देश भी दिया गया है इस बैठक के दौरान। और दिल्ली से हमारे सहयोगी अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या जानकारी इस मुलाकात को लेकर? देखिए, आपको बता दूं कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे संगठन को किस तरीके से मजबूत करना है, उसकी कवायद जो है वो शुरू हो चुकी है। बैठकों का दौर जारी है। परसों ही सुनील बंसल और स्वतंत्र देव सिंह दिल्ली आए थे और जो सूत्र बता रहे हैं उनके मुताबिक उनकी मुलाकात जेपी नड्डा पार्टी अध्यक्ष से हुई थी और कई मुद्दों पर, संगठन के कई मुद्दों पर उनकी चर्चा हुई, जिसमें एक चर्चा ये भी है कि किस तरीके से संगठन को विस्तार देना है, किस तरीके से जो संगठन के नेता हैं उनको ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी देनी है, किस तरीके से जो खाली संगठन के पद हैं उसको जल्द से जल्द भरा जाना है। देखिए, कई मोर्चे हैं जिनके पदाधिकारियों को भरना है, तो ये एक पूरी रूपरेखा जो है वो पिछले एक बैठक में तय हुई है और आगे आने वाले दिनों में इसका सीधा असर देखने को मिल सकता है। देखिए, कुछ दिनों के बाद फिर से एक बार बीएल संतोष महासचिव, संगठन महासचिव फिर से लखनऊ जाने वाले हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि संगठन को मजबूत करने की रूपरेखा जो है वो पूरी तरह से तैयार की जा रही है। सूत्र बता रहे हैं कि अमित शाह और जेपी नड्डा का भी दौरा होने वाला है। तो ये सारी बातों पर आखिरी जो अमली जामा पहनाने की जो बात है वो पिछली बैठक में किया गया है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अनूप, और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए अब आपको देश का कोरोना अपडेट बताते हैं। 24 घंटे में कोरोना के 60,753 केस आए हैं। एक दिन में 1,647 लोगों की जान चली गई है। 24 घंटे में 97,747 लोग ठीक होकर अपने घर गए हैं और देश में कुल एक्टिव केस 7,60,019 बचे हैं। 27 करोड़ 23 लाख से ज्यादा लोगों को अब तक वैक्सीन लगाई जा चुकी है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा का कहर देखने को मिला है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है नदी। कई घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। घरों को छोड़कर लोग वहां से जा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको रुद्रप्रयाग के दिखा रहे हैं, जहां पर अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिससे लोगों के सामने परेशानी खड़ी हो गई है। नदी का पानी कई घरों में घुस चुका है, जिसके चलते लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ा है। ये तस्वीरें देखिए आप, डराने वाली तस्वीरें हैं। अलकनंदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है क्योंकि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और उस बारिश का असर यह है कि तमाम नदियों का जलस्तर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और यही अलकनंदा नदी के साथ हुआ है, जिसका जलस्तर बढ़ने के चलते कई घरों में पानी घुस गया है और वहां से लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा है। एक और बड़ी खबर ताजनगरी आगरा से आ रही है, जहां पर जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में पारस हॉस्पिटल को क्लीन चिट दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध था और ऑक्सीजन के अभाव में किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 15 से 25 अप्रैल के बीच जिन 16 मरीजों की मौत हुई है उनमें से 14 गंभीर बीमारी से पीड़ित थे और इनमें से 8 वेंटिलेटर पर थे। इस रिपोर्ट से एक बात और साफ हो गई है कि भले ही पारस अस्पताल में मौत की कथित मॉकड्रिल में 22 मौतें नहीं हुई हों और ऑक्सीजन की कोई कमी ना रही हो, लेकिन 16 मौतें जरूर हुई हैं। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद पारस हॉस्पिटल को सील कर दिया गया था और हॉस्पिटल का लाइसेंस भी निलंबित हो चुका है। दरअसल एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पारस अस्पताल के संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन ऑक्सीजन की मॉकड्रिल में 22 मरीजों की छटनी होने की बात कह रहे थे। इसके बाद से ही अस्पताल पर मौत की मॉकड्रिल कर 22 मरीजों की जान लेने का आरोप लग रहा था। इसके बाद एडीएम सिटी के नेतृत्व में जांच कमेटी का गठन किया गया था। और आगरा से हमारे सहयोगी हिमांशु त्रिपाठी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, जांच कमेटी ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें पारस अस्पताल को क्लीन चिट दे दी गई है, लेकिन क्या क्या बिंदु उसमें रखे गए हैं, क्या क्या आधार बनाया गया है क्लीन चिट देने के पीछे? जी बिल्कुल अमित,
श्री पारस हॉस्पिटल जो आगरा का है, इसका बहुचर्चित वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद 22 लोग छट गए, ये बात सामने आई थी। डॉक्टर अरिंजय जैन यही कह रहे थे 22 लोग छट गए हैं और उनके हाथ पैर नीले पड़ गए। तो इस मामले में जो है जांच कमेटी बनाई गई, कई जांच कमेटियां बनी, तो लेकिन मुख्य जांच कमेटी जो थी मजिस्ट्रेटी जांच चल रही थी, उसमें एडीएम सिटी की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाई गई। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु उसमें यह था कि आखिर कितने लोगों की मौत हुई और किन कारणों से हुई। तो इसको लेकर के जो टाइम बताया जा रहा था, उस टाइम पर यानी 26 तारीख की घटना का जिक्र करते हुए यह वीडियो बना था। तो 26 तारीख के 24 घंटे पहले और 26 तारीख की सुबह के 24 घंटे के बाद कितनी मौतें हुई, इसका ब्यौरा दिया गया। तो 16 मौतें हुई और उसमें 8 लोग वेंटिलेटर पर थे, ये जांच रिपोर्ट कहती है। और साथ ही साथ जांच रिपोर्ट यह भी कहती है कि 2 मरीज ऐसे थे जिनको जो है जिनकी हालत सामान्य थी और मतलब ज़्यादा गंभीर नहीं थे। बाकी 14 मरीज जो है बेहद गंभीर थे। कौन कौन सा रोग था वो भी लिखा गया, उनको क्या कंडीशन थी। लेकिन इस मामले में ये साबित हुआ है, मतलब जांच रिपोर्ट के अनुसार यही बात सबसे स्पष्ट रूप से कही गई है कि श्री पारस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी और ऑक्सीजन इनके पास रिजर्व में भी रखी गई थी। तो जिस तरह से ऑक्सीजन को लेकर के हल्ला मचा था कि मौत हुई, तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत नहीं हुई है, यह प्रशासनिक जांच रिपोर्ट कहती है। इस मामले में चूंकि मौत 16 हुई है, तो क्यों हुई है इसकी जांच पुलिस कर रही है। तो पूरी तरह से क्लीन चिट नहीं है, लेकिन जो पुलिस की एफआईआर है उसकी विवेचना जारी है और मृतकों के परिजन जो बयान दर्ज करा रहे हैं उस बात को शामिल करते हुए विवेचना आगे बढ़ेगी। और जब चार्जशीट लगेगा तब यह स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर उन 16 मौतों का जिम्मेदार कौन है और क्यों हुई, किसकी लापरवाही से हुई। लेकिन ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई, यह जांच रिपोर्ट कहती है। जी अमित, बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबर मेरठ से, जहां पर एक बार फिर से झूठी शान की खातिर रिश्तों के कत्ल का मामला सामने आया है। यहां भाई ने बहन की गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि लड़की 2 दिन पहले अपने प्रेमी के साथ चली गई थी। ये बात भाई को नागवार गुजरी और उसने बहन को जान से मार डाला। थाना सरधना क्षेत्र की वारदात है। लड़की का एक युवक के साथ अफेयर चल रहा था, लेकिन वो नाबालिग थी, इसलिए घर के लोग उसकी शादी के खिलाफ थे और इसी के चलते प्रेमी युगल घर से चले गए थे। बाद में घर वाले समझा बुझाकर दोनों को वापस ले आए, जिसके बाद गांव में पंचायत हुई, लेकिन दोनों पक्षों के बीच बिना किसी कार्रवाई के फैसला हो गया। लेकिन प्रेमी के साथ बहन के फरार होने से गुस्साए भाई ने बहन को घर में ही गोली मार दी। घर की बहन 13 तारीख को गौरव नामक लड़के के साथ चली गई थी एवं 14 तारीख को वापस अपने परिवारीजनों में आ गई थी। शेखर इसी घटना से आक्रोशित होकर आज उसने अपनी बहन की हत्या कर दी है। शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फतेहपुर में कोरोना काल में आयोजित बार बालाओं के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बार बालाएं फूहड़ गानों पर जमकर ठुमके लगा रही हैं। आरोप के मुताबिक आयोजक ने बिना अनुमति के ही डांस प्रोग्राम का आयोजन किया था, जिसे देखने के लिए लोगों की खासी भीड़ इकट्ठा हो गई। इस दौरान लोगों ने ना तो मास्क पहन रखा था और ना ही 2 गज की दूरी का पालन किया गया। डांस प्रोग्राम का वीडियो सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। उधर बदायूं के सहसवान कोतवाली पुलिस ने एक बाइक चोर गैंग का खुलासा किया है। इस गैंग के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही इनके पास से 5 बाइक भी बरामद की गई हैं। ये गैंग बाइक चोरी कर उनकी नंबर प्लेट और चेचिस नंबर बदल दिया करते थे। पुलिस के मुताबिक इस गैंग के सदस्य दिल्ली सहित आसपास के जिलों में बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे और चोरी के बाद उनका नंबर बदलकर देहात के क्षेत्र में बेच दिया करते थे। और अब खबर जालौन से, जहां पर चुनावी रंजिश में मारपीट हुई है। 2 पक्षों के बीच भिड़ंत हुई है। 5 लोग इस भिड़ंत में घायल हो गए हैं। लाठी डंडों से मारपीट की गई है। मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कोंच कोतवाली के दिरावटी गांव का यह मामला है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। जालौन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चुनावी रंजिश में 2 पक्ष आमने सामने आ गए और लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला कर दिया, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं मारपीट का वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। कोंच कोतवाली के दिरावटी गांव का यह मामला है।
गंगा दशहरा पर यमुना में होने वाले स्नान को लेकर मथुरा पुलिस प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। अधिकारियों ने नगर निगम की टीम के साथ यमुना के घाटों का निरीक्षण किया, यमुना की साफ सफाई की स्थिति देखी और साथ ही स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना हो, इसको देखते हुए पुलिस फोर्स की तैनाती भी यहां पर करने की बात कही गई। दशहरा का आयोजन है, इसमें पवित्र यमुना नदी में श्रद्धालुओं का आवागमन होता है, डुबकी लगाते हैं। उसके दृष्टिगत अभी हमारे द्वारा नगर मजिस्ट्रेट के द्वारा और सहायक नगर आयुक्त सचिव कोतवाली द्वारा इस पूरे यमुना नदी पर स्थित विभिन्न घाटों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान साफ सफाई में जो कमियां पाई गई उसको सुधारने के लिए संबंधित को बताया गया। इसके अलावा पुलिस की दृष्टि से यहाँ कई थानों से फोर्स की डिमांड भेज दी गई है। फोर्स की ड्यूटी चार्ट भी बना लिया जाएगा, समय से प्रॉपर ड्यूटियाँ हमारी ब्रीफ करके उनको सही समय पर लगा दी जाएगी। पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश के कारण लखीमपुर खीरी का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बदहाल हो चुका है। तिकुनिया कोतवाली के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पानी घुस जाने के चलते आने वाले मरीजों को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य केंद्र के परिसर में 2 से 3 फुट तक पानी आ जाने के चलते एम्बुलेंस और स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई। कानपुर में पुलिस पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा है। वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया गया है। पैसे नहीं देने पर वीडियो वायरल करने का आरोप लगा है। पीड़िता ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने युवक युवती का वीडियो बनाया था। 3 पुलिसकर्मियों पर युवती ने आरोप लगाया है। आरोप के मुताबिक पुलिस वालों पर यह आरोप है कि उन्होंने वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया है और पैसे नहीं देने पर वीडियो लीक करने का आरोप पुलिसकर्मियों पर लगाया गया है, जिसके बाद पीड़िता ने एसपी से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। महामारी में बीमार बालमन, ऑनलाइन क्लास फिट, बच्चे अनफिट, बच्चों पर ऑनलाइन पढ़ाई गेम का असर, ऑनलाइन बचपन के साइड इफेक्ट। एक्सपर्ट से समझिए, बच्चों को सुरक्षित रखिए। 0120-6693-871 पर कॉल कीजिए। दोपहर 1:56 से लगातार। न्यूज़ 18 के एंकर हंट मैं भी एंकर में आप भी भाग ले सकते हैं। लॉगिन करें news18.com की तरह अब मेरठ भी आईटी हब बनने की राह पर है। जुलाई या अगस्त के पहले सप्ताह तक मेरठ को इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी पार्क का बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। कैसा होगा आईटी पार्क, क्या होगी यहाँ पर खूबियाँ, आइए आपको दिखाते हैं। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे के बाद अब यहां के लोगों को आईटी पार्क का एक बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। दिल्ली देहरादून NH58 पर वेद व्यासपुरी में मेरठ का आईटी पार्क बनकर लगभग तैयार है। जुलाई या फिर अगस्त में केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद उद्घाटन भी कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इस आईटी पार्क में कम से कम 5000 युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। मेरठ का आईटी पार्क करीब 13 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। ये करीब 2.5 एकड़ जमीन में बना है, जिसमें करीब 26,000 वर्ग फीट में निर्माण हुआ है। फर्स्ट फ्लोर पर ऑफिस स्पेस है। एक बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम बनाया गया है, जिसमें कंपनियों की मीटिंग हो सकती है। ऑडिटोरियम में आईटी कॉन्फ्रेंस भी की जा सकती है। कॉन्फ्रेंस रूम आईटी इंडस्ट्री की आवश्यकता के आधार पर बनाया गया है, जिसमें करीब 115 कंपनियों के कार्यालय की जगह है। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे की प्रतिदिन प्रतीक्षा हो रही थी, मेरठ की जनता इंतज़ार कर रही थी कभी हमको मिले, कब हम इसके माध्यम से दिल्ली जाना शुरू करें, उसी प्रकार से आईटी पार्क के विषय में बहुत जिज्ञासा और बहुत प्रतीक्षा मेरठ के लोगों को है। और जैसा आपने भी अपने इंट्रो में इस बात को कहा, ये बिल्कुल तैयार है। करीब 5 साल पहले मेरठ को आईटी सिटी बनाने की योजना थी, लेकिन शासन ने आईटी सिटी की जगह आईटी पार्क का प्रस्ताव स्वीकृत किया।
एमडीए की योजना वेद व्यासपुरी में आईटी पार्क का निर्माण केंद्र सरकार की एजेंसी एसटीपीआई ने शुरू किया था। मार्च 2020 तक निर्माण पूरा करने का लक्ष्य था, लेकिन इस बीच कोरोना काल में करीब 3 महीने काम बंद रहा। पिछले साल जून के बाद ही काम फिर से शुरू हो पाया था, लेकिन अब आईटी पार्क बनकर तैयार है। यहाँ काम कर रहे लोग खुद को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। हमारे पास इसका जितना फिनिशिंग का काम है ये हमारे पास है सृष्टि एसोसिएट। मैं सैयद रज़ा शमीम नकवी अमरोहा से, और ये हमारी एक कंपनी है जिसका मैं साइड इंचार्ज हूँ। और इसमें हमारे यहाँ सीलिंग वगैरह और ऑडिटोरियम का काम ये सब हमारे पास है। और जितना जल्दी हो सकेगा हमने इसमें 25-30 लोग लगा रखे हैं कार्य करने के लिए। 10-20 पेंटर वगैरह लगे हुए हैं इसमें। हम जल्द से जल्द इस कार्य को हम समाप्त करने के उसमें है कि हम इसका जल्द से जल्द उद्घाटन करा दिया जाए। बताया जा रहा है कि मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे बनने के बाद अब गुरुग्राम दिल्ली के भीड़भाड़ से अलग होकर आईटी कंपनियां मेरठ के आईटी पार्क में दिलचस्पी लेने लगी है। इसकी बड़ी वजह है कि अब नोएडा से एक्सप्रेसवे के जरिए करीब 45 मिनट में ही मेरठ पहुंचा जा सकता है। यकीनन आईटी पार्क का तैयार होना मेरठ के लिए बड़ी उपलब्धि है, और जिस उम्मीद से इसका निर्माण किया गया है, कुछ ही महीने में इसका सकारात्मक परिणाम भी दिखाई देने लगेगा। अगस्त में मेरठ का आईटी हब बनकर तैयार हो जाएगा और यहाँ चकाचौंध रौनक आ जाएगी। निश्चित तौर पर आईटी प्रोफेशनल्स के लिए, आईटी कंपनियों के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए ये सबसे बड़ा तोहफा है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। उधर वाराणसी में महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए सेफ सिटी प्रोजेक्ट की तैयारी चल रही है, जिससे महिलाओं के प्रति अपराध कम किया जा सकेगा। काशी में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार सेफ सिटी परियोजना लाने की तैयारी में है। इस प्रोजेक्ट का मकसद जिले में महिलाओं को सेफ और सिक्योर माहौल देना है। सेफ सिटी परियोजना में महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी महिला पुलिस कर्मियों की ही होगी। इसके लिए उन्हें पिंक स्कूटर और एसयूवी गाड़ी दी जाएगी, जिससे वो मंचलों पर नजर रख सकेंगी। तो उसके लिए वाराणसी के लिए भी हम लोगों ने एक विस्तृत प्रस्ताव बनाकर भेजा है, जिसकी कुल लागत 50 करोड़ रुपए है। इसमें महिलाओं को केंद्र बिंदु में रखते हुए उनकी सुरक्षा एवं सहूलियत को ध्यान में रखते हुए विभिन्न योजनाएं इसमें रखी गई हैं। ये प्रोजेक्ट करीब 50 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा। इसके तहत पूरे शहर में जहां कहीं भी डार्क जोन होगा, उसे चिन्हित कर वहां रात में रोशनी की व्यवस्था की जाएगी। इसमें 84 घाटों सहित मुख्य जगहों पर 160 कैमरे लगाने की प्लानिंग है। हर घाट पर 2-2 कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे लोगों पर नजर रखने में आसानी होगी। हालांकि शहर में पहले से ही 2200 कैमरे मौजूद हैं। ऐसे में नए सीसीटीवी कैमरे लगाने से सुरक्षा को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। योजनाएं भी इसमें रखी गई हैं, जो महिलाओं को केंद्र बिंदु में रखते हुए रखी गई है। एक पिंक बूथ का है, जिसमें ऐसे भीड़भाड़ वाले इलाके में वहाँ पर पिंक बूथ बनाया गया जाएगा। अगर कोई महिलाओं को कोई परेशानी होती है किसी प्रकार की, तो वो पिंक बूथ में जाकर वहाँ पर वो शिकायत दर्ज करा सकती है। प्रोजेक्ट के तहत शहर में 15 पिंक वैन भी तैनात किए जाने की योजना है, जो कि पूरी तरह से जीपीएस सिस्टम से लैस होंगे। इसके अलावा जिन जगहों पर वैन नहीं पहुँच पाएगी, उन जगहों के लिए पिंक स्कूटर की व्यवस्था होगी। पर्यटन के लिहाज से काशी काफी प्रसिद्ध है। ऐसे में साल भर यहाँ पर्यटकों का आना लगा रहता है। इसके लिहाज से भी प्रोजेक्ट से काफी उम्मीदें हैं। महिलाओं के लिए जो सुरक्षा के लिए वाहन बनाए गए हैं, कोई ऐसा डिस्ट्रेस कॉल आता है तो केवल महिलाओं की सुरक्षा हेतु वो वाहन रहेंगे, जिसको पिंक व्हीकल्स का नाम दिया गया है। वाराणसी कमिश्नर ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट का खाका तैयार कर भेज दिया गया है। अब राज्य सरकार से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। जैसे ही योगी सरकार की ओर से परमिशन मिल जाएगी, प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया जाएगा। विस्तार से विचार विमर्श भी हुआ था और हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत शीघ्र ही इस योजना को सैंक्शन मिल जाएगी और हम लोग वाराणसी को एक स्मार्ट सिटी के साथ साथ एक सेफ सिटी और एक महिलाओं के लिए एक सेफ जगह हम लोग बनाने में मददगार होंगे। ऐसा पहली बार होगा जब किसी शहर में महिलाओं के लिए पिंक वैन और पिंक बूथ बनाया जाएगा। सीएम योगी के इस मास्टर प्लान से शहर में महिलाओं की सुरक्षा और पुख्ता होगी, जिससे काशी को अलग पहचान भी मिलेगी।